एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हुड्रू का जलप्रपात। ठीक है, हुड्रू के जलप्रपात क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है। इसका हमने कुछ दूर तक पढ़ा था, ठीक है, 2-3 पेज, और हम आज उसके आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अगर पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो उससे जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और पार्ट 1 जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इससे आगे का आप लोग एक में जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए क्या कह रहा है यहाँ पर। पहाड़ पर पानी की यह अजीब लीला, ठीक है, पहाड़ की पानी की यह अजीब लीला, जिसका मुकाबला ना रामलीला करे ना रास लीला। पहाड़ पर पानी का जो ये अजीब जो लीला है ना, इसका मुकाबला ना ही रामलीला कर सकता है और ना ही रास लीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज़ जैसे 10-5 हाथी के बार चिमार रहे हों। हाथी चिमार रहे हो, चिमारने मतलब क्या होता है, हाथी जो है उनका आवाज़ क्या होता है, चिमघारना। ठीक है, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज़ चक्कर काट रहे हों, या जैसे कई सहस्र नाग के साथ फन फैलाकर फुफकार रहे हो। नाग फुफकारता है। पहुंचने के साथ यात्रा के कान में ऐसा ही आवाज़ पड़ती है। कभी जो है वहाँ कह रहे हैं हुड्रू का जलप्रपात में पानी इस तरीके से बहती है जिसमें 10-5 हाथी गरजे उस तरीके से, या फिर 10-5 ट्रेन की इंजन जो होती है वो एक साथ आवाज़ करे, या फिर हजारों सांप फन फैलाकर बोले, ठीक है, पुपकारे। उस तरीके से यहाँ की पानी जो है वह गिरते समय आवाज़ करती है। और अब झरना देखने लगा, अब झरना देखने लगे हैं। वातावरण की पवित्रता ऐसी की मालूम होती मानो दम देवलोक के समीप पहुँच गया। वातावरण इतना पवित्र है, इतना स्वच्छ है कि मानो देवलोक के समीप पहुंच गया। मानो कवि जो हैं वो देवलोक पहुंचे, वो बोल रहे हैं कि हम देवलोक पहुंच गए, वो मान रहे अपने आप को। है क्या यह युग युग से पानी का आघात पत्थर को बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। यह एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलती है। पत्थर की छाती को चीरकर पानी निकलती है। यो एक प्रकार का यह जल की क्षमता प्रदर्शन है। ये जल अपना क्षमता प्रदर्शन कर रहा है, क्षमता को दिखा रहा है, जिसके सामने पत्थर भी मात है, मतलब पत्थर भी ना टिक सका। हाँ, पत्थर मात है करुणा के समान सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आँख से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। आगे देखिए। पहाड़ पर नदी का यह खेल है, नदी का यह खेल है। कभी कह रहे हैं ये सब नदी का खेल है। पहाड़ पर यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुड्रू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूमि एवं बालसोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो है वहाँ रांची, धनबाद, सिंहभूमि एवं बालसोर से होते हुए कहाँ गिरती है, हिंद महासागर, नहीं सॉरी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है। अब आप बता सकते हैं कि झरना क्या है, तो आप यहाँ से लिख दीजिए। जब नदी की एक धारा, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, आपको मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है और नदी की धारा यहाँ पर बहती है, तो कोई इधर चला है, कोई इधर, सब बिखर जाती है। लेकिन फिर जब आगे चल के ये पहाड़ से सब एक होकर, धारा ये सब एक होकर यहाँ से गिरेगी,
तो बहुत ही विचित्र दृश्य लगता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पर धाराएं आप लोग देख रहे हैं ये वाला, इसे हम लोग झरना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। झरना आपको समझ में आ चुका होगा, इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। झरना कहते हैं जिसकी ऊंचाई 243 फुट है, जिस हुड्रू के जलप्रपात की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, उजला पानी ऐसा प्रतीत होता कि पानी के चक्कर और भांवर में पीसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता कि रुई ढूंढने वाली अपनी धुनकी पर रुई ढूंढकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था। प्रतीत होता है वैसी ही लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। और कहीं कहीं बीच में चक्कर पर जब प्रबल धारा गिरती हैं तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। मतलब पानी की धाराएं जो है वह जब प्रबल धारा मतलब बहुत स्पीड से जब पानी है कहीं पर गिरती है तो इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। सारा यात्रा वृत्तांत की कवि जो है वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे है चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच प्रकृति की यह लीला स्थली है। झरने के एक ओर का जंगल रांची में है, एक ओर का जंगल हजारीबाग में और बीच में झरना वह रहा है। मानो झरना जो है उसके एक ओर का जंगल कहाँ है, रांची में, और दूसरे ओर का हजारीबाग में, और बीच से जो है झरना को बह रहा है, झरना बीच से। मानो उसका यह संदेश हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह ना रांची का है ना हजारीबाग का, बल्कि सबका है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थर पर से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। देखिए क्या हो रहा है, इंच धारा ऊपर से नीचे पत्थर पे इस तरीके से गिर रहा है जैसे महादेव जी पर कोई दूध चढ़ा रहा हो, ऐसा लग रहा है। नीचे जहाँ घनघोर धारा गिरती हैं वहाँ पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। ऊपर से जो गिरता है तो जब बहुत ही मतलब कि प्रबल रूप से धारा जो गिरती है तो पानी 20 फीट ऊपर तक उछलता है, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, समझते हैं। छलकता है, लगता है पत्थर को चीरकर आने वाली पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनने के लिए नीचे से पानी ऊपर दौड़ता है। कैसा लग रहा है, लग रहा है कि पानी जो है ना वह मतलब जो ऊपर से आ रहा है उसको कंठ में हार पहनाने के लिए, ठीक है, कंठहार के लिए पानी नीचे से ऊपर की ओर दौड़ रहा है। मेरा मित्र कहता है कि शिवजी की बारात शायद इस राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पास का प्रबंध किया था। वही गुलाब पास शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे की घाटी का दृश्य। झरना से भी खूबसूरत है कौन, झरना से आगे का घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। आगे भी एक पहाड़ मालूम होता है, ज्ञात होता है पहाड़ नदी को ललकार रहा है कि वहाँ से तुम किसी प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो
यहाँ पर नदी यूँ दिखाई देती जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थर का आंबर लगा कर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति यह परमात्मा के ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्यता कहाँ। सैकड़ों वर्ष में भी मानव के प्रयत्न से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। मतलब कवि जो है वो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ कौन कर सकता है, ईश्वर ही किए होंगे, ठीक है। लोग इसे नहीं कर सकते हैं, बहुत प्रयत्न करके भी इसे नहीं कर सकते हैं। आगे है मेरा, पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडियाँ नीचे गई हैं और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमीप कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आँख की प्यास बुझा रहे हैं। आगे देखिए, यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, यह इतना बड़ा प्रपात जहाँ 243 फीट से पानी नीचे गिरता है। बीच बीच में चट्टान की वजह से हुड्रू का शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए और यूँ सरसराती हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोन्हे में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफ़ेद है और यह भयंकरता भी उसमें नहीं है, वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानो आग की सृष्टि करता हो, जिसका धुआं बराबर ऊपर उठता रहता है। हुड्रू का पानी कहीं कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है, कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। कैसे कैसे नीचे गिरता है तो पानी कहीं सांप की तरह इधर उधर करता है, कभी हिरन की तरह छलांग लगाता है, कभी बाघ की तरह गरजता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है, उस जगह इसका रूप बहुत विशाल एवं भयंकर हो गया है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ वहाँ चला जाए, उसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गीत से इसका पानी नदी के रूप में, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनियों का तांता लगा रहता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। एक लाइन और है नीचे में, इसे भी पढ़ते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बांग्ला बनाया गया या बना दिया गया है, लेकिन खाने पीने के सामान का यहाँ भी अभाव है। हुड्रू प्रपात की भीड़ और चीज़ का अभाव देखकर ख्याल आया कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यावहारिक हैं। अगर किसी दूसरी जगह में ऐसा झरना होता तो वहाँ के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजाकर अपने लिए आय और दूसरे के लिए सुविधा की व्यवस्था करते। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, इसलिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर नीचे में थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर शब्दार्थ जो दिए गए हैं इसे आप लोग याद ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।